So your mic is unmuted. हाँ बेटा, माइक इज अनम्यूट, आई नो। गाना नहीं पसंद है तुम लोग को? नहीं सर, मस्त गा रहे थे। हैं? Just let me know, is the audio video clear? So yes, sir. Yes, sir. Just a sec. अभी बताओ, ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Alright. सर आज आप कब तक क्लास लोगी? 8 o'clock. ओके सर, थैंक यू सर। 6:15 to 8. I think the timings were informed to you beforehand. Yes or no? यस सर। अच्छा, अपन थोड़ा सा बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या वेव ऑप्टिक्स का डिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म किया था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, राइट? Yes. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमने कंडीशन ऑफ मिनिमास निकाले थे, सेंट्रल मैक्सिमा निकाला था, एंड बाकी पोर्शंस आपको बाकी कंडीशंस बताई थी, वाईडीएसई पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न का डिफरेंस बताया, याद है? Yes, sir. जस्ट लेट मी नो वन थिंग, आपका जो दूसरा वाला ट्रैक है मैग्नेटिज्म वाला, उसमें आप कहाँ तक पहुंच गए? So we हम लोग का finished. एसी सर्किट्स खत्म हो गए। सेमीकंडक्टर्स कह रहे हैं। ये सेमीकंडक्टर हम लोग का चालू करेंगे। एसी सर्किट खत्म हो गया। हैव यू कंप्लीटेड योर ईएम वेव्स? Yes, sir. वो बाकी है। यस सर। चालू होगा कल से। Okay, some of you have and some of you have not, right? Yes, sir. Those of you जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन हमारे वेव ऑप्टिक्स में अब बचते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, और प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। यही छोटे छोटे टॉपिक्स पेपर में आपको बहुत दिक्कत देके जाते हैं, चाहे वो पोलराइजेशन हो गया, चाहे वो लाइट का डॉपलर इफेक्ट हो गया। जेई मेंस में आपको इनमें से एक एक सवाल हर साल घूमता हुआ आ जाता है। कई बार पोलराइजेशन से आ जाता है, या डॉपलर शिफ्ट से आ जाता है, या रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट से आ जाता है। इन सारी चीजों से 4-4 नंबर चले जाते हैं। और होता क्या है, जनरली 90-95% ऑफ द बच्चे ये छोड़ देते हैं टॉपिक्स। ये कौन करेगा? दे थिंक दैट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, कंसेप्चुअली उतने इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी आपको ऑब्वियसली मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग है, या लेट अस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंटरेस्टिंग है, बट इट विल फेच यू 4 मार्क्स इन द पेपर। आप प्रीवियस ईयर जेई मींस आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो, और नहीं भी कर रहे हो तो जब करोगे तो विल फाइंड आउट कि पोलराइजेशन से आपको क्वेश्चन, जैसे अभी लास्ट ईयर तक 4 अटेम्प्ट होते थे, तो हर अटेम्प्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में, जैसे एक दिन में अगर 2 शिफ्ट हो रही है तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पोलराइजेशन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? सर बट डिफ्रैक्शन खत्म हो गया था सर। सिंगल स्लिट हाँ सर, डिफ्रैक्शन हम लोग में नहीं हुआ था। हम लोग में नहीं हुआ था सर, मतलब जो डिफ्रैक्शन में हुआ था। नॉन फ्लैगशिप वाले थे सर। अच्छा, तो डोंट वरी। अच्छा, आपके दोनों बैचेस आज कंबाइंड है क्या? यस सर, मेंस में। ओके, तो फिर डोंट वरी बेटा, अगर आपका डिफ्रैक्शन नहीं खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज शायद OAPGC 1 जो फर्स्ट वाला बैच है उसमें खत्म हो गया था, तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ सेपरेट टॉपिक जिसका डिफ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं। आपकी संडे को सेपरेट क्लास है, यस और नो? यस सर। यस सर। डील अप विद योर पोर्शन इन योर क्लास, डोंट वरी, राइट? सर तो डिफ्रैक्शन के लिए कितने पेजेस छोड़ दें सर? 2 पेजेस। नहीं, डिफ्रैक्शन मैंने शायद कहां तक करा दिया था, मुझे बताओगे जरा? सर खाली आपने स्टार्टिंग और एक्सप्लेनेशन दिया था, बेसिक वाला। हाँ, तो फिर तो बेटा छोड़ दो 5-6 पेजेस कम से कम। ओके सर। चल देखो बेटा, लाइट की जो वेव होती है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसे आप ईएम वेव कहते हैं, मैंने जिस दिन वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था वहां आपको एक बेसिक फील दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी दिखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी दिखती है कि अगर लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है सी, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। दैट मीन्स this electric field and magnetic field, they will always be in a plane which is perpendicular to the direction of
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और ये तीनों हमेशा म्यूचुअली क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। बात समझ में आती है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम दोनों को लेने की जगह हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के चलेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ईएम वेव्स पढ़ा है उन्हें पता है कि ईएम वेव्स की आधी आधी एनर्जी बराबर बराबर बटी होती है दोनों में। आधी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज एनर्जी, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा सी के क्या होना है, परपेंडिकुलर। तो वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, बट सी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो, कोई दिक्कत? अगर मैं इसी को यहां से देखूं इस तरफ से, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे लाइट अपनी तरफ आती हुई दिखेगी। दैट मीन्स ये डॉट साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली ऐसे किधर भी डायरेक्शन में हो सकती है एट एनी टाइम, इट कैन बी एनीवेयर। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ये डॉट क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, लाइट बाहर की दिस इज सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। इस तरीके की लाइट की वेव दिखती है, ईएम वेव्स। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा ईएम वेव्स, जब आप ईएम वेव्स पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। इस तरीके की लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान सोचो तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन में हो सकता है। यस और नो? ये प्लेन भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है। इट कैन बी इन एनी प्लेन। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत? इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको भी सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी बोल सकते हो। कई टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिखेगा कि ये लाइट है, ऐसे दिखा रहा है। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, ये दोनों एरो हमने ये बताने के लिए, देखो ये जो ऑसिलेशन है, ये जो ऑसिलेशन है, ये जो ऑसिलेशन है, अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैंने सब कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो मैंने अगर इसको ऐसे शो किया है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। दिस प्लेन आल्सो, दिस प्लेन आल्सो। कैसी लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। इसका साइड व्यू बना सकते हैं आप? हाँ सर। लाइट का साइड व्यू देखिए। साइड व्यू कैसा दिखेगा? साइड व्यू ऐसा दिखेगा, लाइट ऐसे चल रही होगी। इस चीज को देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो इसको मैं साइड से ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे, और एक डॉट। समझ में आई बात? डॉट का मतलब अंदर। ये जो वर्टिकल है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी लाइक दिस आल्सो। ये प्लेन हमेशा सी के परपेंडिकुलर है। yes. ऐसी लाइट को अपन बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अगर मैं इसमें से कोई एक हटा दूं, दैट मीन्स या तो मैं ये हटा दूं या मैं ये हटा दूं, दैट मीन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक प्लेन में आ गए। यस और नो? और वो एक फिक्स प्लेन हो गया, उसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। तो आप एक बात बताओ ध्यान से, अगर लाइट ऐसे चल रही है और मैंने ऐसे लाइट शो करी हुई है, ये सिंबल है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये अनपोलराइज्ड है कि प्लेन पोलराइज्ड? प्लेन पोलराइज्ड है। इसमें वर्टिकल ऑसिलेशंस अलाउड है, ये वाले खत्म हो गए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। यस सर। ये इस प्लेन में पोलराइज्ड है, ये इस प्लेन में पोलराइज्ड है। इज दैट क्लियर? ये दोनों कहलाएंगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, उसमें ये बन के आएगा। तो आपको देख के पहचानने आना चाहिए। अगर दोनों चीजें बनी हुई है तो इसका इस तरीके की फिगर बनी हुई है तो अनपोलराइज्ड लाइट। अब सवाल उठता है, ये बता दीजिए, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर खत्म हो गया आपका केमिस्ट्री में? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। पॉलीमर्स के बारे में सुना है? हैव यू स्टडीड अबाउट पॉलीमर्स?
हाँ सर हो गया। यस सर सुना है। यस सर आपको पता है ना पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे रिपीटिंग चेन होता है यूनिट। यस सर बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो तुम्हारे काम की चीज है वो बता। क्या है भैया ये? निकोल प्रिज्म पॉलीमर्स से बना होता है। इससे पॉलीमर्स के अंदर होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स के अंदर क्या होते हैं? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। तो ऐसे समझो, इस तरीके का निकोल प्रिज्म है। जब आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को अच्छा मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, प्लीज ऐसे समझिएगा। ये लाइट आ रही है और इस प्लेन में ये ऐसा है। राइट? कैसी लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। किसी का माइक खुला हुआ है भाई? प्लीज माइक ऑफ रखो अपना। हाँ भाई, जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम इससे पास करते हैं तो प्लीज समझिएगा, इस निकोल प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एक होती है ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस, इसको पास एक्सिस भी बोलते हैं। समझो, इसके ऑसिलेशंस किधर भी हो सकते हैं इस प्लेन में। ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब वो ऑसिलेशन जो इसके पैरेलल होगा उसे तो ये क्या कर देगा? पास कर देगा। बाकी वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। यानी कि यहां से निकलने के बाद जो लाइट आएगी निकल के, उसमें सिर्फ ये वाले ऑसिलेशंस बचेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट से निकोल प्रिज्म क्या क्रिएट कर देता है? प्लेन पोलराइज्ड राइट। लैबोरेटरी में मेरे ख्याल से शायद आपके यहाँ एक्सपेरिमेंट भी होगा, लैबोरेटरी में दिखाया भी क्या होगा आपको? पोलरॉइड दिखाया है? कभी नहीं दिखाया है? नहीं देखा। कभी नहीं दिखाया है? हाँ सर दिखाया है। कभी नहीं देखा है? चलो मैं थोड़ा सा भी आइडिया दूंगा तो फील आ जाएगा कि पोलरॉइड कैसा दिखता है, पोलरॉइड या निकोल प्रिज्म कैसा दिखता है। यहां से लाइट पास हुई, ये यहाँ आ गई, कोई दिक्कत? अनपोलराइज्ड लाइट से हमने क्या क्रिएट कर दी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पहला सवाल सोचिए आराम से, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाय 2 कम होगी। आई नॉट से कम होगी। कितनी होगी? I not by 3 आई नॉट बाई 2 So बाई आई नॉट बाई 2। कॉमन सेंस लगाओ। we're taking a plane and we're reducing, like we're taking two planes and एक plane को निकाल रहे हो तो फिर I not by 2. बिल्कुल, मैंने बताया ना, सारे ऑसिलेशंस को तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर सकते हो। एक पास हो गया, एक रुक गया, पूरा ब्लॉक हो गया, तो कॉमन सेंस कहता है आई नॉट बाई 2 पास होनी चाहिए। बोलो यस और नो? पक्की बात है? इसको और किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप? देखिए और कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकली जानना चाहते हैं तो। मान लीजिए ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, मैंने कोई भी एक जनरल वेक्टर ले लिया, ये वाला वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है? ई। इस एंगल को मैंने माना थीटा, ये थीटा वो एंगल है जो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ बन रहा है। तो बताओ बेटा, अगर मैं इस जनरल वेक्टर की बात करूं ई, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इसमें से पास हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट। क्या हमें ये पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है? तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट दिस आई नॉट वुड बी सम कांस्टेंट इनटू ई स्क्वायर? यस और नो? टेल मी, एनी प्रॉब्लम? भाई, if this is the amplitude E, the intensity of this light would be some constant into E square. I have already studied this. अब आपने बोला इस एम्पलीट्यूड का cos कंपोनेंट इसमें से पास हो गया, यानी कि यहाँ एम्पलीट्यूड E cos थीटा, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी, क्या वो सेम कांस्टेंट इनटू E cos थीटा का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है? अब दिमाग लगाइए, व्हाट इज दिस के स्क्वायर? आई नॉट। ये तो आपने किसी एक वेक्टर के लिए लिया था। अगर मैं सारे वेक्टर्स को काउंट करूं तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ। by 2. This is the average intensity that would pass through the transmission axis or the crystal. समझ में आई बात कि नहीं आई? This is I naught by 2. ये इसका मैथमेटिकल कहने का तरीका, वरना कॉमन सेंस कहता है कि सर हमने जब दो प्लेन्स में ले लिया, आधा ब्लॉक हो गया आधा पास हो गया, तो ये I naught by 2। अब पेपर में सवाल कैसा? पेपर में सवाल ये मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन के अंदर दो ही चीजें पढ़नी होती है, मैलस लॉ। बहुत बार जेई मेंस में इस पे क्वेश्चन आया है, ध्यान सुनिए। सर स्पेलिंग क्या है सर? MALUS, MALUS। ओके सर। दिस इज अ क्रिस्टल, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। इधर पीछे से कौन सी लाइट आ रही है? अनपोलराइज्ड लाइट। कोई दिक्कत नहीं? इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। ये चलो इसको मान लेता हूं, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 2I। मैंने 2I नॉट बोल दिया। यहां से जो पास होगा वो क्या होगा? यहां से ये पास होगा, चलो बताओ यहां इंटेंसिटी कितनी रिसीव होगी? आई नॉट। क्वेश्चन वो पूछेगा कि इसके आगे फिर से एक प्रिज्म लगा दिया ऐसे करके, जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे एंगल थीटा बना रही है विद दिस। सोच के बताइए, यहां कुछ इंटेंसिटी रिसीव होगी कि नहीं होगी? फिर वापस हाफ हो जाएगा ना? हाफ क्यों जाएगा? No, wouldn't be half. Why would it be half? Understand this point. Understand this point. यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो यहाँ जो भी एम्पलीट्यूड है, क्या उसका कॉस कंपोनेंट इसमें से पास करेगा? Yes, sir. तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी रिसीव्ड हियर? I naught cos square theta. Cos square theta. Will I take the average value here? No, No. क्योंकि यहाँ कोई एवरेज वैल्यू थोड़ी है बेटा। यहाँ शुरुआत में एवरेज वैल्यू क्यों लिया था? कोई मुझे समझा सकता है? सो क्योंकि वेक्टर्स सारे डिपेंड शुरुआत में हर जगह वेक्टर थे, तो मुझे पूरा एवरेज लेना था। यहाँ तो एक ही प्लेन में, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो सिर्फ ये इंटेंसिटी रिसीव होगी। इसी इंटेंसिटी को कहते हैं क्या? मैलस लॉ। कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ आई नॉट दिया होता तो यहाँ आई नॉट दिया होता, तो यहाँ क्या होता? आई नॉट बाई 2। तो यहाँ पर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप दोबारा एक पोलराइजर से पास करा दीजिए, एक निकोल प्रिज्म से पास करा दीजिए, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? कॉमन सेंस ये कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है आपका कि अगर इस पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी होती तो यहां मुझे लाइट की कितनी इंटेंसिटी रिसीव होती? 0, क्योंकि ये ऐसा है, इसमें से कुछ भी पास नहीं होगा। फॉर्मूले में थीटा की जगह कितना रख दोगे? 90, तो I0 आ जाएगा। इसको मैलस लॉ कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. अब सुनो, जस्ट फील लेना इस बात का। डाउट है मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता। हाँ पूछो बेटा। सर, अगर हमने पीपीएल पास किया तो क्या होगा उस केस में? क्या पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया तो? प्लेन, ये प्लेन पोलराइज्ड ही तो है पहले वाले से। अच्छा ओके। ये प्लेन बेटा अनपोलराइज्ड पास किया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं है? हाँ सर। तो पास किया है भाई, तभी तो मैंने एवरेज नहीं लिया, क्योंकि एक ही प्लेन में आ चुका है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, अभी क्लियर हुआ। चलो अब एक सिंपल सी बात बताओ, क्योंकि देखो बेटा मेरे पास पोलरॉइड है नहीं, महंगा बहुत आता है, तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, बट तुम्हें फील लेना है। पोलरॉइड में बेसिकली क्या होता है? एक क्रिस्टल ये होता है, एक क्रिस्टल ये होता है, एक क्रिस्टल ये, एक क्रिस्टल ये। समझे? कॉपी दो मुझे, एक और दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पोलरॉइड ऐसा बना होता है, एक क्रिस्टल आगे होता है, एक क्रिस्टल उसके पीछे होता है, ऐसे दो क्रिस्टल ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से। जो आगे वाला क्रिस्टल होता है वो फिक्स होता है, और जो पीछे वाला क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल, इसको आप ऐसे करके 360 डिग्री घुमा सकते हैं, मतलब पूरा ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
यस सर। ध्यान से देखिए इधर, मैं ऐसे दिखाता हूँ, साइड व्यू से ज्यादा क्लियर होगा। ये आगे वाला क्रिस्टल, ये पीछे वाला क्रिस्टल। आगे वाला क्रिस्टल फिक्स रहता है, पीछे वाला क्रिस्टल ऐसे ऐसे करके मैं 360 डिग्री पूरा पूरा घुमा सकता हूं। अब समझो मैं इस अरेंजमेंट को पोलराइड कहते हैं। ऑल्सो जो आगे वाला क्रिस्टल है जो किसी ऑब्जेक्ट को फेस करेगा उसे बोलते हैं पोलराइजर। जो पीछे वाला क्रिस्टल है जहां से मैं देखूंगा इसको बोलते हैं एनालाइजर। पोलराइजर, एनालाइजर। अब तुम इमेजिन करो और मुझे सोच के बताओ, मान लो इस पोलराइड से मैं एक पेड़ को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? पेड़ को। तो पेड़ से, यहां से पेड़ से लाइट आ रही है, यहां से जो पेड़ से लाइट आ रही है वो कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। पहले क्रिस्टल से पास होके क्या हो जाएगी वो? पोलराइज। प्लेन पोलराइज। पहले क्रिस्टल की ट्रांसमिशन एक्सिस से कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। नो। क्यों? अगर ये एक्सिस ऐसे ना होके ऐसे भी होती तो भी ये वाला जो उसके पैरेलल होता है वो पास करता कि नहीं करता? यस सर। बस वो प्लेन, जिस प्लेन में पोलराइज होती है वो प्लेन डिफरेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो देखो यहां से लाइट आई, इससे पास हुई पहले वाले क्रिस्टल से, पहले वाले क्रिस्टल से पास होकर लाइट कितनी हो गई? मतलब हाफ हो गई। शुरुआत में बेटा मैंने इसके जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है दोनों को पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल रखने का मतलब मैंने ऐसे रखा हुआ है। क्लियर? ये आगे वाला क्रिस्टल है, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, और ये मेरा पीछे वाला क्रिस्टल है, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। ऐसे करके बताओ, अगर यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, व्हाट इज द इंटेंसिटी दैट आई विल रिसीव? I not by 2. आई नॉट बाई 2। क्या मुझे पेड़ दिख रहा होगा? Yes. कितने लोगों को समझ में आता है? अगर मैं पीछे वाले क्रिस्टल को, अब आगे वाले को भूल जाऊं, मैं अपने पीछे वाले क्रिस्टल को ऐसे 90 डिग्री घुमा दूं, मुझे पेड़ दिखना बंद हो जाएगा। Yes, sir. फिर 90 डिग्री घुमा दूंगा, पेड़ फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. फिर 90 डिग्री घुमा दूंगा, पेड़ दिखना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज व्हाट योर पोलराइड और पोलराइड ग्लासेस डू बेसिकली। इसी को पोलराइड कहते हैं। तो आगे बस नाम याद रखना, क्योंकि जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया। आगे वाले को बोलते हैं पोलराइजर, जहां से तुम देखते हो उसे बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर को आप रोटेट कर सकते हो, पोलराइजर को रोटेट कर भी सकते हो। तो भी फर्क पड़ता है? सोच के बताओ। नहीं सर। पोलराइजर से कोई फर्क नहीं पड़ता रोट, क्योंकि कोई ना कोई एक ऑसिलेशन उसके ट्रांसमिशन एक्सिस से हमेशा पैरेलल होता, वही पास करता हमेशा उससे। कोई डाउट इसमें? सर आपने इनिशियली बोला कि सामने वाला स्टेबल रहता है, हाँ। एंड अभी आप बोल रहे दोनों हिलते हैं। अरे मैंने बोला अगर ये हिलता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब पीछे वाला नहीं हिलता, सामने वाला हिल सकता है। ये नहीं हिल सकता, ये हिलेगा। जो अपने साइड है वो स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, तो जहां से मैं देख रहा हूँ ये एनालाइजर है, ओके ओके। ये पोलराइजर है। कॉमन सेंस। इसका नाम पोलराइजर क्यों है? अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज कर रहा है। इसका नाम एनालाइजर क्यों है? ओके सर, नाइस। यहाँ आप देख रहे हो, तो अगर यहाँ पर पेड़ है और पेड़ से लाइट आई नॉट ऐसे आ रही है। अब जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ घटिया सा, इसमें गलती नहीं करना। अगर ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये पोलराइजर, ये एनालाइजर, ये एंगल 60 डिग्री, आपसे पूछेगा बताइए यहाँ आपको क्या इंटेंसिटी रिसीव होगी? जल्दी से निकाल के दिखाइए। I not by 4. I not. सर नहीं सर, I not by 8. I I not not by 8. by. अरे आई नॉट बाई 8 कैसे भाई? यहाँ से आई नॉट आई by 4 ना? तो यहाँ कितनी आएगी? I not by 2. Not by 2. आई नॉट बाई 2। और यहाँ Cos 60 by आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 60, तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? By 2. आई नॉट बाई 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. नाउ जस्ट टू कंफ्यूज यू, अगर वो ऐसा कर दे कि ये 60 डिग्री पे है, क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सोच के बताओ। नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा। तो पड़ेगा। पढ़ना चाहिए ना। इतना पैरेलल हो गया पोलराइजेशन। Not by 2. देखो यहाँ से Not सुनो, by 2 हो जाएगा। ये आई नॉट है तो ये तो आई नॉट बाई 2 ही रहेगा। यस और नो? यस सर। पर अब ये इसके पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, हाँ sir. हो गया। अब थोड़ी 60 डिग्री लगाओगे तो यहाँ पे सीधा आई नॉट बाई 2 मिलेगा। बेसिकली आप इसकी एक्सिस से एंगल लोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस Yes. गुड। ये हो गया मैलस लॉ। अगला लॉ देखो, जिसे कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। पूरे पोलराइजेशन के अंदर 2 ही लॉ होते हैं। मैलस लॉ याद रखना, दूसरा लॉ होता है ब्रूस्टर्स लॉ। हाँ बेटा,
क्या कहता है ब्रूस्टर्स लॉ, ध्यान से सुनिए। This is a denser medium, this is a rarer medium. एयर वाटर लेके चल सकते, लेकिन मैंने जनरली दिखाया दिस इज अ रेयर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि अगर मान लो यहां से लाइट ऐसे आ रही है, रेयर से डेंसर, तो अब तो बेटा हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल करो सर। कैसी लाइट है ये, प्लेन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। ये Yes, लाइट है sir. अनपोलराइज्ड। हमें ये भी पता है कि अगर ये एंगल आई पर इंसिडेंट हुई है तो आई नो कि यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो मैंने बोला कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। व्हाट डज इट से? ये कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात, बाद में कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर जाती हैं, अंडर स्पेशल केस, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर जाती हैं, ओनली इन दैट केस आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट में एक पोर्शन इधर जाएंगे, आप सिर्फ ये दिखाएंगे, ये वाला पास हो गया है, ये जो परपेंडिकुलर वाले थे वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब ये 90, क्या ये हमेशा 90 बनाएंगे? नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे 90 बनाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर बोलो। अगर सिर्फ वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, सर्कल नहीं बनाते, वो भी चलता ना उधर रिफ्लेक्टेड रे में? हाँ बेटा। सर बट ऐसा होने का रीजन क्या है? बेटा वो रीजन आप नहीं समझ, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उसकी जो मैथमेटिक्स है वो अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हमें लॉ पढ़ना है। लॉ क्या होता है, लॉ किस चीज से आता है, लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है। समझ में आ रही बात? मैथमेटिकली डिराइव्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये जो ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड, यू मस्ट रिमेंबर दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। क्यों मैंने बोला पार्शियली पोलराइज्ड, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये जो वर्टिकल वाले थे वो इसमें खत्म हो गए, तो यहां तो होंगे, लेकिन इसमें आप डॉट भी दिखाओगे थोड़े से। ऑब्वियसली उस ऑसिलेशन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी क्योंकि डॉट इधर भी जा चुका है, तो डॉट वाले थोड़े, अब यहां मैं दिखा नहीं सकता, बट दिस विल बी थोड़े से डिम दिखाएंगे क्योंकि ये वाले जो ऑसिलेशन है इनका वेक्टर का एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा। ये वाले एज इट इज रहेंगे, तो ये पार्शियली पोलराइज। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऐसा होता है, अब ये मैं आई मिटा देता हूं और इतना काम मैं आप पे छोड़ सकता हूं, आप खुद से निकाल सकते हैं। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऐसा होता है इसे बोलते हैं थीटा बी। थीटा बी बोले तो ब्रूस्टर्स एंगल। थीटा बी इज डिनोटेड एज ब्रूस्टर्स एंगल। निकाल के दिखाओ कितना होगा ब्रूस्टर्स एंगल। रे ऑप्टिक्स पढ़ी हुई तुम सब? जी tan इनवर्स। हाँ, अगर इसका रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू आर बोल दूं और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी बोल दूं तो क्या होगा? tan inverse mu d by mu r. tan theta b will be come out to be mu d by mu r. क्या मुझे करके दिखाना पड़ेगा? नो क्या मुझे करके दिखाना पड़ेगा? No sir, just maths. No sir. सिंपल मैथमेटिक्स यार, इतना काम खुद से करो। ये नहीं दिखाऊंगा मैं करके। इसको क्या, इस लॉ को क्या नाम दिया अपन ने? ब्रूस्टर्स लॉ। Should I write down this statement for you or will you be able to memorize it? याद रख पाएंगे आप इसे? राइट रेखा लिख देता हूँ। When light goes from rarer to denser,
if reflected and refracted rays are perpendicular, reflected light is completely polarized. Angle of incidence It's tan inverse. for which this happens is Brewster's angle. और याद रखेंगे आप tan थीटा भी कितना आया था, कितना आया था? यानी कि थीटा बी इज tan इनवर्स म्यू डी बाय म्यू आर, इतना याद होना चाहिए। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको म्यू दे रखे होंगे, थीटा भी निकालना होगा, थीटा भी दे रखा होगा, एक का म्यू पूछ लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से रख देगा कि जस्ट टू चेक कि आपको ब्रूस्टर्स एंगल पता है कि नहीं पता है। वो सीधे सीधे ये नहीं देगा आपको कि ब्रूस्टर्स एंगल पे लाइट इंसिडेंट है, वो कह देगा कि लाइट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि दैट एंगल इज ब्रूस्टर्स एंगल। आपको ये सिंपल सा रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नो सर। कर पाओगे इतना काम? ठीक है। इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं। देखो बेटा, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, आइडियली ये टॉपिक क्लास 12 के सिलेबस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन ये है इसका कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेसिफिकली स्पीकिंग, आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको नहीं पढ़ाई जाती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर बच्चों से पूछो तो मोर और लेस उनका एक ही आंसर होता है, E बराबर mc स्क्वायर। यही सुना हुआ है आपका, है ना। ये कुछ शब्द मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आई एम श्योर कुछ बच्चों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। कभी ऐसा सुना है कि अगर कोई बॉडी या कोई रेफरेंस फ्रेम, कार्टेशियन रेफरेंस फ्रेम एक ऐसी स्पीड से चलना शुरू कर दे जो लाइट के कंपेरेबल है, तो उसके लिए मास, लेंथ और टाइम चेंज हो जाते हैं। Have you heard about this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 upon square root of 1 minus v square by c square. जो हाँ, जैसे आपने मास का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, पढ़ा है, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। Yes. ऐसे ही टाइम का भी रिलेशन होता है। जब टाइम में जो चेंज आता है उसे बोलते हैं टाइम डायलेशन। सुना है? Yes, sir. Yes. लेंथ को बोलते हैं, लेंथ के चेंज को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। Have you ever heard about these words? Yes, sir. तो मतलब ये है कि जब हम लाइट का डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर जैसे मान लो मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा हुआ है सबको, मैं हल्का सा रिवीजन देता हूँ कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं। अब तो इमेजिन करो कि अर्थ से बाहर बहुत दूर एक गैलेक्सी है या एक स्टार है, वहां से अर्थ की तरफ लाइट आ रही है, तो हो सकता है स्टार बहुत तेज स्पीड से चल रहा हो या वो गैलेक्सी बहुत तेज स्पीड से चल रही हो। अगर वो बहुत तेज स्पीड से चल रही है तो वहां पे आपको फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स यानी कि टाइम डायलेशन, एक ऐसी स्पीड से अगर वो चल रहा है जो लाइट के कंपेरेबल है, इन दैट केस आपको वो टाइम डायलेशन भी काउंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ बोलो सर। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो अभी वो लॉन्च किया था वो इसके ऊपर ही था। क्या कह रहे हो? जब नासा का जो जेम्स वेब इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ना, वो इसका ही है। मतलब वो इंफ्रारेड लाइट जो आती है वो पहले वो यूवी थी, फिर धीरे धीरे इनफैक्ट डॉपलर शिफ्ट से अभी आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में कि डॉपलर शिफ्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो भी ऐसी बॉडी जो स्पेस में है वो अर्थ की तरफ आ रही है कि अर्थ से दूर जा रही है। कोई एस्टेरॉइड, कोई मीटेरॉइड, कोई अर्थ की तरफ आ रहा है कि अर्थ से दूर जा रहा है, उसको पता लगाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट आप ऐसे समझो कि मैंने आपको ये बोल दिया कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज है और वेवलेंथ में चेंज, राइट।
बट अगर सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटीज इतनी लार्ज हैं कि हम उसे लाइट के मुकाबले नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इन दैट केस हमको रिलेटिविटी को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मास भी बदल जाएगा, टाइम भी बदल जाएगा और वेलोसिटी भी बदल जाएगी। वेलोसिटी तो बदलेगी, लेंथ भी बदल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नाउ 99% ऑफ द टाइम, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जेई मेंस कुछ भी फालतू चीजें पूछ लेता है। दिक्कत वाली बात यह है कि जेई मेंस में डॉपलर शिफ्ट का क्वेश्चन आता है। जेई मेंस में डॉपलर शिफ्ट का क्वेश्चन आता है, और डॉपलर शिफ्ट जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। 99% ऑफ द टाइम्स जो आपने नॉर्मल साउंड के डॉपलर इफेक्ट पढ़े हैं उसके फॉर्मूले से काम चल जाएगा। पर अभी 2 साल पहले जेई में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसमें दे रखा था कि एक स्टार है जो लाइट की आधी स्पीड से चल रहा है, c/2 से मूव कर रहा है। उस केस में नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट नहीं लगा सकते, वहां पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स काउंट करने थे। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि भैया ये फॉर्मूला है, दूसरा तरीका है कि अगर थोड़ा सा घुसना चाहो तो अपन डेरिवेशन पे भी बात कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सर घुस जाते हैं सर तो actually. घुस जाते घुसते हैं सर। सर घुसते हैं। अच्छा, ठीक है, इधर देखो, लाइट किस स्पीड से चल रही है? सी से। सी। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे पता है डॉपलर इफेक्ट का मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ सी हियर, मान लो ये लाइट का सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और लाइट किस स्पीड से चल रही है? ये रेस्ट से चल रहा है, ये रेस्ट पर है, और अभी ये भी रेस्ट पर है, यानी कि कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं। ठीक, इसने एक लाइट की वेव एमिट करी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? आई होप जिसे आप c बाई क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। 3/λ0। और ये कितनी स्पीड से जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ? c स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां डॉपलर इफेक्ट क्यों डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट यू हैड स्टडीड इन साउंड। अब मैंने बोला कि ये ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पर है, और सोर्स v वेलोसिटी से रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर, हमने ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाके बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वर को हमने किस पे ले लिया है? रेस्ट पे। पहला सवाल, ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने पे लाइट की स्पीड में कोई चेंज आएगा? नहीं सर। No. लाइट की स्पीड कितनी रहेगी जल्दी बताओ? सी। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। सोर्स कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ माना है मैंने? v से, V. विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये केस हमने साउंड के डॉपलर में किया था कि नहीं किया था? आपको थोड़ा सा याद होगा, इसमें लैम्डा चेंज हो जाता था। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. लैम्डा क्यों चेंज हो जाता था? क्योंकि जब तक ये सोर्स से निकली हुई वेव ऑब्जर्वर तक पहुंची थी तब तक सोर्स खुद आगे आ जाता था। रिमेंबर दिस और नॉट? Yes, sir. बट अगर मैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स काउंट करूं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स काउंट करने का मतलब है कि हम ये मान रहे हैं कि ये वेलोसिटी c के क्या है? कंपेरेबल। बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नहीं है, ये वेलोसिटी अच्छी खासी सफिशिएंट इनफ है। तो हमको टाइम डायलेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, इफ v इज नॉट नेग्लिजिबल, टाइम डायलेशन हैज टू बी कंसीडर्ड। अब जो मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं, ऑब्वियसली आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ी है तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। टाइम डायलेशन अगर हमें कंसीडर करना पड़ेगा तो टाइम डायलेशन ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी t0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सर यही मतलब फैक्टर से हम मास को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना सर? हाँ, सेम फैक्टर से सेम चेंज आता है। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. कोई दिक्कत? यस सर। तो अब बताओ, सोर्स से जो वेव निकली, T0 क्या है? t0 ओरिजिनल टाइम पीरियड बेटा, अच्छा। ओरिजिनल टाइम पीरियड। सोर्स से जो वेव निकली, अब फटाफट ये साउंड में मैंने समझाया हुआ है, सोर्स से जो वेव निकली वो ऑब्जर्वर तक कितने देर में पहुंचेगी बेटा? सोर्स से जो वेव निकलेगी
वो यहां तक अगर पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? Lambda. टी। समझ आई बात की नहीं आई? Yes. Yes. इतने टाइम में सोर्स कितना आगे आ जाएगा? VT. सोर्स कितना आगे आ जाएगा? जल्दी बोलो। VT. तो जब VT. ऑब्जर्वर वेव रिसीव कर रहा है, क्या सोर्स यहाँ पर है? तो ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ऑब्जर्वर के लिए क्या यही लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा अपरेंट? बोलो यस और नो। Yes. हाउ विल यू राइट दिस लैम्डा अपरेंट? लैम्डा अपरेंट आ जाएगा ct माइनस vt, यानी कि c माइनस v इंटू t. c minus v using the concept of time dilation can be written like this. Yes. This is lambda apparent. चलिए फटाफट बताइए, इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपरेंट क्या लिख सकते हो? क्या तुम ये मानते हो कि लैम्डा अपरेंट कैन बी रिटन एज c upon f apparent? Yes. How can you write t naught? 1 upon f naught. By और अगर आप इसको देखो ध्यान से तो यहां आ जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और c एक ऊपर पहुंच जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. Am I correct? Yes. ओके, ये c ऊपर पहुंचा दूं Yes. और उसे काट भी दो। और इस वाले c से Card. काट भी दो, तो बताओ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन F apparent. f apparent इज इक्वल टू C minus V. c माइनस v अपॉन F naught. f नॉट C अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहाँ पे f apparent कितना आ रहा है? F naught. f नॉट इंटू रूट ओवर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन C minus c minus v. You must be able to understand this can be written as f naught into root over c plus v upon c minus v. Yes or no? Yes, sir. yes. This is the formula. ये जनरल फॉर्मूला है जो कि हार्डली 1% केस में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइम डायलेशन कंसीडर किया है। टाइम का डायलेशन कंसीडर किया है, Yes. रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स कंसीडर किए हैं। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो आपकी जेई की बुक में किसी में भी अगर आप देखेंगे, जेई लेवल की किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें सीधे फॉर्मूला दे रखा है बस। क्योंकि कहां से आया वो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। बट मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि ऐसे आ जाता है। Yes. कॉमन सेंस कहता है, कॉमन सेंस कहता है, इधर देखो ऑब्जर्वर के रिलेटिव सोर्स उसकी तरफ चल रहा था तो Yes. फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए थी, तो बढ़ तो रही है भाई। हाँ, sir. अरे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes. यस और नो? व्हाट अबाउट लैम्डा? व्हाट अबाउट लैम्डा? प्लीज सी हियर, लैम्डा घटेगा ना। एफ एपरेंट आ गया f नॉट इंटू रूट ओवर c प्लस v अपॉन C minus V. c माइनस v। ठीक है, Yes. लैम्डा एपरेंट कैसे निकल? c अपॉन f एपरेंट। Yes. डू यू एग्री? Yes. कैन यू टेल मी व्हाट इज c अपॉन f नॉट? Lambda naught. लैम्डा लैम्डा नॉट। C minus V upon C plus. लैम्डा बढ़ गया कि लैम्डा कम हो गया? कम हो गया. कम हो गया. कम हो गया। कम हो गया। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लैम्डा कम हो गया तो बेटा लाइट में ये होता है विबग्योर। Yes, sir. लाइट में क्या होता है? Pure. विबग्योर। लैम्डा कम होने का मतलब, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज बढ़ती है। इंक्रीज होती है, वेवलेंथ बढ़ा कि कम हुआ? कम होगा. कम हुआ. कम हुआ। वेवलेंथ कम होने का मतलब हम लोग वायलेट कलर की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? Violet. वायलेट. रेड लेकिन से वायलेट में जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? Blue shift. ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा सोच के बताइए, कोई मुझे बता सकता है व्हाई डू कॉल ब्लू शिफ्ट? सर वायलेट शिफ्ट क्यों नहीं बोलते? बहुत ज्यादा खिंची है. इसका आंसर हम पूरा रीजन, वो पूरा वायलेट इंडिगो ब्लू पूरे रीजन को ब्लू बोलते हैं ना सब. हाँ, वायलेट इंडिगो ब्लू को ब्लू बोलते हैं। इसका आंसर 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, याद है? Sky blue. स्काई पढ़ते हैं ना, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्काई ब्लू होता है, याद है? Yes. हाँ हाँ. स्पीकिंग ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है कि वायलेट की सबसे ज्यादा होती है? ब्लू. वायलेट. ब्लू. वायलेट वायलेट। वायलेट. बेटा 10th में पढ़ाया जाता है ना, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। Yes, sir. ये सब क्वेश्चन 10th में आपने आंसर किए। COVID batch. कोविड बैच।
अच्छा कोविड बैच से हो तुम लोग। अच्छा तुम लोग ये तो पता ही नहीं है कि आसमान दिन में नीला क्यों होता है, सनसेट सनराइज के टाइम पे लाल सिलेबस से निकाल पढ़ाया पता सर। नहीं पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, सिलेबस से मैंने निकाल दिया। सुन लो सुन लो सुन लो। हमारी जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई, वो इन सारे कलर्स में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है इस वेवलेंथ के लिए, 5500 एंगस्ट्रॉम, जो कि ग्रीन और येलो के बीच में कहीं होता है। तो क्योंकि ब्लू इसके ज्यादा नजदीक है तो हमारी आंख ब्लू ज्यादा पकड़ती है, ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर एक जगह वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर होगा तो आपकी आंखों को ब्लू कलर ज्यादा दिखेगा। इट इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर। सिर्फ इस वजह से इसको ब्लू शिफ्ट बोल देते हैं। यही रीजन है कि आसमान नीला दिखता है। अब तुमने जब पढ़ा ही नहीं है तो हम उस डोमेन में नहीं जा रहे हैं। ब्लू शिफ्ट का मतलब, पेपर में अगर क्वेश्चन में ब्लू शिफ्ट लिख के आएगा तो ब्लू शिफ्ट का मतलब वेवलेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। बोली बात समझ में आ रही है? अब कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और इधर देखिए। मैंने जो अपनी बात कही थी मैं उसको प्रूव कर देता हूं। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा था इसके रिलेटिव, V और लाइट कितने से चल रही थी। C तुम मुझे बता, अगर v c से बहुत छोटा होता, मतलब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स नहीं काउंट होने चाहिए। रिलेटिविस्टिक लैम्डा नहीं बदलेगा सर। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर उन इन दैट केस जो हमने साउंड वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो वैलिड होना चाहिए? yes sir. जो साउंड में डॉपलर पढ़ा था वो वैलिड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? सर उस वाले केस में हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते सर? लैम्डा अपरेंट और एफ अपरेंट जो आपने निकाला सर, उसमें क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अरे मैं वही बता रहा हूँ बेटा, सुन तो मेरी बात ध्यान से। अगर v ऐसे समझो, अगर v बहुत छोटा है तो क्या अब मैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स काउंट कर रहा हूँ? No sir. नहीं कर। तो साउंड में करे थे काउंट? No sir. नहीं करे थे। तो फॉर्मूला साउंड जैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये आपने एफ एपरेंट निकाला हुआ है, इधर देखिए भैया। एफ एपरेंट इज इक्वल टू, आप लोगों ने सबने मैथ्स पढ़ी है तो मैं अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ लिखता चला जाऊंगा। क्या मैं इसको 1 प्लस वी अपॉन सी, 1 माइनस वी अपॉन सी लिख सकता हूँ? Yes. Yes. लिख सकता। नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी, 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर -1 लिख सकता हूँ? Yes. Yes. लिख सकता हूँ। बायनोमियल थ्योरम लग सकती है क्योंकि v c से बहुत छोटा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? बोलो बेटा। Yes. ये हो जाएगा 1 अपॉन Minus V by C. 1 माइनस वी बाई सी इंटू And minus 1 माइनस वी बाई सी। क्या आएगा? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। 1 minus V F by naught C whole square. अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. Yes. If you look closely, this is f naught into c upon c minus v. Now look closely and tell me, अगर साउंड वाला फॉर्मूला लगाते तो यही आता कि नहीं आता? Yes. हाँ yes. अरे Yes क्या sir. पढ़ा था साउंड में? मैंने क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, याद है? भूल गए? f naught c plus Plus velocity V object upon C minus V source. force. Yes or no? Yes sir. यही पढ़ाया था? Yes. Yes, sir. बताओ, what is the velocity of observer? 0. Yes. 0. तो ये 0 हो गई। What is the velocity of source? V. V. v। और सोर्स उसकी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes sir. तो तरफ जा रहा है तो प्लस से आएगा। तो यही चीज बन रही है कि नहीं बन रही है? Yes. Yes, sir. यानी कि अगर पेपर में दे रखा, अगर बेटा वेलोसिटी बहुत छोटी दे रखी है तो सोचने का नहीं, साउंड वाला फॉर्मूला लगा देना, यही आ गया। लेकिन अगर दे रखा है कि वेलोसिटी कंपेरेबल है और तुम ये लगाया है, जो कि मैंने बताया जब 2 साल पहले क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम जनता ने ये किया था, वहां वो गलत हो जाएगा, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये फंडा समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो आगे देखो। सर मतलब मोस्टली जो एफ एपरेंट जो है सी प्लस वो सी बाई वी वो वाला मतलब क्या कह रहा है पहले सोच ले, क्या पूछना चाहता है? इधर देखो, लुक हियर। अभी हमने क्या क्या assumption माना था? V is very less. v is less than c। f नॉट कितना आ गया? f apparent कितना आ गया? F naught C upon V C minus V.
I am telling you, please remember this also. 99% of the problems इससे होंगी, पर at the same time remember this also. I hope आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये कब लगाने का, दूसरा वाला फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला, कंपेरेबल हो जब कंपेरेबल वेलोसिटी है, टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स काउंट किए गए हैं। ये तो नॉर्मल अपना डॉपलर है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर डॉपलर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज लैम्डा अपरेंट। लैम्डा अपरेंट यहाँ पे कितनी आ जाएगी तुम बताओ यार? C minus of V naught times of अपॉन एफ अपरेंट कर दो सर, तो सी अपॉन एफ अपरेंट कर दूंगा तो सी अपॉन एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी माइनस वी, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट इंटू सी माइनस वी अपॉन सी। दिस इज योर लैम्डा अपरेंट, जो कि क्लियरली बता रहा है कि लैम्डा बढ़ गया कि लैम्डा घट गया। इसी को हमने क्या नाम दिया था? ब्लू शिफ्ट। पर अगेन लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला तब है जब ये एप्लीकेबल है, मतलब वेलोसिटी बहुत छोटी है। और लैम्डा का जनरल फॉर्मूला क्या है? लैम्डा नॉट रूट ओवर सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। सर ये वाले क्वेश्चन जनरल वाले जो नहीं, उसमें बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी यार। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? सर लैम्डा अपीयरेंस जो लैम्डा नॉट सी माइनस वी अंडर रूट सी प्लस वी, सर वो टाइम कंपैरेबल के लिए यूज किया ना, जब कंपैरेबल टाइम वेलोसिटीज रहेगा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल में ओरिजिनल फॉर्मूलेज हैं। ये हमने जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हटा दिए तो लिखे हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे साउंड में आए थे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, मतलब वो लैम्डा अपीयरेंस लैम्डा नॉट सी माइनस वी बाय सी वो भी डॉपलर का है ना? हाँ जी। चलिए इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट की वैल्यू निकालिए, ब्लू शिफ्ट की मतलब वैल्यू कि लैम्डा में कितना चेंज आया, डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हो? क्या होगा डेल्टा लैम्डा? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपरेंट। कितना आएगा ये? लैम्डा नॉट 1 माइनस सी माइनस अपॉन सी। सी। हाउ मच विल दिस बी? लैम्डा नॉट वी बाय सी। टू वी बाई सी। प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट सवाल हो जाता है, इससे डायरेक्ट सवाल हो जाता है। चलो मैं बताता हूं कैसे डायरेक्ट सवाल हो जाता है। जैसे मान लो तुमसे लैम्डा अपरेंट पूछा, तुमसे क्या पूछा? लैम्डा अपरेंट। तो या तो तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, उसकी जगह अगर मैं सीधे सीधे डेल्टा लैम्डा निकाल लूं, डेल्टा लैम्डा निकाल लूं, तो डेल्टा लैम्डा ये पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है ब्लू शिफ्ट हो रहा है, तो क्या मैं अपरेंट वेवलेंथ निकाल सकता हूँ? मुझे ये पता है ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा 2 थी और इतने से शिफ्ट हुआ है, तो ओरिजिनल में से इतना मैं माइनस कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? yes sir. ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्यों ये याद करो, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में 3 बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने सीधे सीधे ब्लू शिफ्ट की वैल्यू दे दी थी। तो सीधे सीधे अगर ब्लू शिफ्ट की वैल्यू दे दी थी, मतलब आपको डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है, तो अगर आपको डेल्टा लैम्डा सीधे सीधे याद है तो आप डायरेक्ट यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए कोई समस्या? नो सर। अब अगर ये क्लियर है तो प्लीज अपने आप बताइए कि क्या ये डेरिवेशन करने की जरूरत है या आप इसके फॉर्मूले अपने आप बता सकते हैं क्या आएंगे। दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर ऑब्जर्वर विच इज रेस्ट। ये इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, राइट। क्या मैं फॉर्मूले डिराइव करूं कि बना लोगे खुद से? क्या करूं, बोलो क्या आना चाहिए? कॉमन सेंस से सोचते हैं। एफ अपरेंट का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एफ नॉट रूट ओवर C minus V. माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। मैंने कैसे सोचा? मैंने ऐसे सोचा, दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. डू यू वांट मी टू डिराइव दिस फॉर यू? नो सर। No sir. पिछली बार जो लैम्डा अपरेंट सीटी माइनस वीटी था, इस बार वो सीटी प्लस वीटी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes sir. व्हाट वुड बी योर लैम्डा अपरेंट? यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी। Lambda naught अंडर रूट ऑफ C plus 1 C minus V.
अब बताओ बेटा सोच के, लैम्डा बढ़ गया कि घट गया है? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया है, इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड की तरफ शिफ्ट हो गया है वेवलेंथ, लैम्डा बढ़ चुका है, क्या बोलते हैं इसे? रेड शिफ्ट। Redshift. नाउ अगर प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन फिर से ले लिए जाए, मतलब v बहुत छोटा है किससे? It's a normal Doppler. तो नॉर्मल डॉपलर। बताओ एफ एपरेंट का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? पहले ऐसे ही सोच लो, मैं तो बताता हूँ। एफ एपरेंट का फॉर्मूला ये आएगा, एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी प्लस वी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कि नहीं आएगा? Yes. लगता है दिमाग लगा के? तो हाँ या ना? Yes, sir. यही होगा sir. बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा के दिखाऊं, इतने बना के दिखाऊं? नहीं, No, sir. इतना पढ़ा दिया। लैम्डा क्या आएगा जल्दी बोल? Lambda not लैम्डा नॉट इंटू, बी आएगा सर। अरे सॉरी सी प्लस सी नहीं यार, सी प्लस वी आएगा, कॉमन सेंस। सी प्लस वी अपॉन सी। अब एक चीज देखो बेटा ध्यान से, ये फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि लैम्डा बढ़ गया है, दैट इज व्हाई हमने इसे रेड शिफ्ट बोला। लेकिन अगर आप वो रेड शिफ्ट निकालें तो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे दिखती है, इसलिए मैंने बोला है फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेल्टा लैम्डा निकालूं तो इस बार मैं लैम्डा एपरेंट में से लैम्डा नॉट को माइनस करूंगा। अगर आप इसे माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, ये भी लैम्डा नॉट वी बाई सी आ जाएगा। दिख रहा है? ये ऐड अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यस लेकिन ये माइनस होगा कि ओरिजिनल में ऐड होगा? इस बार ऐड होगा। ऐड होगा, क्योंकि रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ बढ़ गई है उसकी। गॉट इट और नॉट? दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है? yes, sir. अरे पक्की बात है? Yes, sir. अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, देखो हालांकि ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए, बट फिर भी मैं पूछता हूँ। मैंने कितने केस बनाए? So, ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखा और सोर्स को उसके रिलेटिव मूव कराया, वी से इधर और एक बार वी से इधर। बोलो हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. अभी दो केस और बनने चाहिए। सोर्स रेस्ट में और ऑब्जर्वर उसके रिलेटिव इधर और इधर चल रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि इधर देखिए, अगर मैं साउंड की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। एक बार मान लो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स इसकी तरफ चल रहा है, और एक बार सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ चल रहा है। दोनों केस में फॉर्मूला सेम आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ फॉर्मूला क्या आया था? ये सर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है, फिर ऑब्जर्वर अभी सोर्स की तरफ चला तो फॉर्मूला डिफरेंट आएगा। हाँ, इसमें फॉर्मूला आता है एफ एपरेंट का साउंड के केस में कितना? एफ नॉट सी प्लस सी है सर, C minus V, हाँ, बी और यहाँ C plus V upon C. सी प्लस C प्लस वी अपॉन सी। बोलो यस और नो? Yes. यस सर। इसीलिए हमने यहाँ 4 केसेस बनाए थे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, मतलब 4 केसेस में डील किया था। यस और नो? Yes. यस सर। लाइट में 4 केसेस में डील करने की जरूरत नहीं है। अगर 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 जो सोर्स की वेलोसिटी है या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर्ड टू सी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। इधर देखो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे लो, सोर्स को इसकी तरफ वी से चलाओ, और अभी हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? Light. लाइट की। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लिया, सोर्स इसके रिलेटिव वी से चल रहा है, ये पहला केस। और दूसरा केस क्या है? Yes, sir. सोर्स को रेस्ट पे लिया, ऑब्जर्वर उसकी तरफ चल रहा है, उसके रिलेटिव कितनी वेलोसिटी से? We say वी से। बोलो एग्रीड और नॉट? अरे एग्रीड और नॉट? Yes, sir. चलो यहां लगाओ फॉर्मूला, नॉर्मल डॉपलर लगा दो, क्या लगेगा? एफ नॉट सी अपॉन, By C minus V. यहाँ पर C plus V by C. सी बाय सी, सी प्लस वी बाय सी, सॉरी। एग्रीड और नॉट? Yes. यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दिस इज सेम? Yes. Yes, sir. इफ दिस इज ट्रू, Yes, sir. Binomial approximation लगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes. No, sir, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं दिखा दूंगा। Nice. दिख रहा है sir.
एफ नॉट, इसे लिखो 1/c/c+v, लिख सकते हैं? Yes. यस सर। लिख सकते हैं। इसको लिखो 1/c+v/c⁻⁻1, लिख सकते हैं। एफ नॉट 1/1+v/c⁻⁻1। अब क्योंकि v c से छोटा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं मैं? Yes. Yes. लगा सकता हूँ, कोई नहीं रोकेगा भैया मुझे। ये हो जाएगा 1-v/c। अब अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये एफ नॉट इंटू c/c-v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes. नहीं आई बात समझ में? दैट मीन्स अगर ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू है, जो कि 99% तक केसेस में होता है, तो सोर्स ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके सोर्स उसकी तरफ चले, चाहे सोर्स को लेके ऑब्जर्वर उसकी तरफ चले, फॉर्मूले सेम रहेंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये चीज बात याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में होगा कि तुम्हें सोर्स रेस्ट पे दिया होगा और ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। कंफ्यूज नहीं हो जाना, तुम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले लेना और सोर्स को उतनी रिलेटिव वेलोसिटी चला देना, सेम फॉर्मूला आएगा जो तुमने डिराइव किया है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So I have a question. Yes. So there is absolutely almost no change in frequency. Like, can't we just consider There are very, very small changes. There are very, very small changes. Yes, you are absolutely correct. Yes, you are absolutely correct? correct. Yes. So in questions, if they give numerical values, can we just consider V10? Like, and not. अगर तुम v को 0 मान लोगे तो फिर क्या डॉपलर? I mean, like questions में sir, if they give बेटा वो values. छोटा ही चेंज तो, अरे बेटा अगर v 0 मतलब ऑब्जर्वर के रिलेटिव सोर्स अगर चल ही नहीं रहा है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, राइट? So if observer is having 0 relative velocity with respect to the observer, that means there is no Doppler only. So my question is on the question point of view, like when there is such a small change, options कैसे आएंगे? ऑप्शंस बेटा उसी माइक्रोमीटर के ऑर्डर के दिए होंगे, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के दिए होंगे, डोंट वरी। Okay, sir. वो उस ऑर्डर के दे रखे होंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Any doubts? So, but then even in sound, the formula should be the same then. Yeah. In sound also, the formula should be the same ना then. बेटा साउंड में देखो क्यों होता है, साउंड में क्यों नहीं होता, समझ। ये सी है, किसकी स्पीड है? Light. लाइट, साउंड में लाइट की नहीं है, साउंड की स्पीड है, समझ आया? Yeah. स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में? Yeah. Okay. आई होप यू गॉट टू द पॉइंट। यस और नो? Yes. परफेक्ट। चलो भैया, ये हो गया डॉपलर शिफ्ट इन लाइट। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, जस्ट ऐसे सोचो, रैंडमली सोचो। एक बहुत दूर से स्टार से लाइट आ रही है, बहुत दूर से स्टार से लाइट आ रही है, राइट? और हमने अर्थ पे जब उस लाइट को रिसीव किया तो हमने ऐसा पाया कि उस लाइट का ब्लू शिफ्ट हो रहा है। हमने उस लाइट का क्या पाया? उस लाइट का क्या हो रहा है बेटा? ब्लू शिफ्ट हो रहा है। इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा? स्टार हमारे पास आ रहा है, स्टार हमको अप्रोच कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? और अगर स्टार से आने वाली लाइट का रेड शिफ्ट हुआ तो दूर जा रहा है, हमारे रिलेटिव दूर जा रहा है। तो ये इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। हालांकि ज्यादा आपको चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप जब IIT पहुंचेंगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ये सब। जब आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाएगी तो वहां यह सारी चीजें डिटेल में बात। अभी आपका इतने से काम, जितने भी क्वेश्चन आए, जितना मैंने पढ़ा है इसमें सब हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज ही सॉल्व करिए, आज ही लेक्चर के बाद बैठिएगा, जेईई मेंस प्रीवियस ईयर लेके एक लाइन से लगा डालिएगा। पोलराइजेशन के क्वेश्चंस, डॉपलर शिफ्ट के क्वेश्चंस, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। Just space का expansion should be considered as star moving away from us. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने कि सर जब हम IIT में जाते हैं और हम लोग जब PCM पढ़ के आते हैं तो IIT के फर्स्ट ईयर में PCM क्यों पढ़ाया जाता है दोबारा? क्योंकि बेटा उसके लिए क्या होता है ना, बहुत सारे PCM के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको इंजीनियरिंग में यूज करने होते हैं। जैसे अभी आप जो मैकेनिक्स पढ़ते हो, यही मैकेनिक्स आप IIT फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे। EM1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 के नाम से 3 पार्ट में मैथ्स पढ़ोगे। AM1 अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। एक में कैलकुलस पढ़ाई जाएगी, एक में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब वो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नेक्स्ट लेवल पे, तब आप लैग्रांज, हैमिल्टोनियन, इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे।
ठीक है ना। तो अभी आप चक्कर में नहीं पड़ो, अभी अपन बात करते हैं रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। सर बीट्स करना था ना बेटा, पहले वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीज, मतलब इतनी से इतनी भी चीज जो पूछी जा सकती है तुमसे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ताकि तुम नोट्स पढ़ के जाओ तो ईच एंड एवरी सवाल यू कैन सॉल्व। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अपने नोट्स पढ़ के चले जाना। हाँ भाई, वैसे तो कायदे में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पढ़ाया जाना चाहिए था साथ में, बट आई लास्ट टाइम आई आस्क्ड तो स्टूडेंट ने कि ये पढ़ाया नहीं गया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट? नहीं सर, नहीं लिया। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड अप है? हाँ सर। ऐसा कोई बच्चा जिसने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं पढ़ा है? हाँ सर है। सर हमारे बैच में नहीं पढ़ा। हाँ सर, कहीं कुछ कुछ जगह पे सर आपके बैच में हुआ ही नहीं है? कल होगा। हम लोग के बैच में नहीं हुआ। फिर कैसे काम होगा बेटा? चलो अच्छा, इधर देख, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान सुन, है ना। वैसे भी फॉर्मूला बेस्ड है, आपके सिलेबस में बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है। इसकी कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिक्स है दैट इज आउटसाइड योर सिलेबस को। सिर्फ पहले समझ लीजिए रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या होता है। तो मैं सिर्फ एक फील देता हूँ। अपन हाईवे पे चल रहे होते हैं, रात का टाइम है, और सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो कई बार ऐसा लगता है जब गाड़ी बहुत दूर होती है तो आपको दो हेडलाइट दिखती है कि दोनों हेडलाइट की जगह एक ही हेडलाइट दिखती है? एक ही दिखती है। फिर जब वो पास आ रहती है तो हमको लगता है कि एक नहीं, कितनी हेडलाइट है? दो। और जब वो और पास आ रही थी तब पता चलता है ट्रक था कि ट्रैक्टर था कि क्या था। ये होता है कि नहीं होता है? यस सर। दैट मीन्स रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है अलग अलग देख पाना, कि हमारी आंख दो चीजों में रिजॉल्व कर पा रही है। मतलब हमारी आंख दो चीजों के बीच में क्या कर पा रही है? डिफरेंशिएट, कि भैया ये दो अलग अलग चीजें हैं। और अगर दो चीजों के बीच का डिस्टेंस एक लिमिट से भी क्या हो गया? छोटा हो गया, तो हमारी आंख को ऐसा लगता है कि वो दो नहीं है, अलग एक ही चीज है। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जहां से आप बैठ के देख रहे हैं, आपको ये कितने डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? 2। अब आप बहुत दूर चले जाइए और खुद से फील करिए, बहुत दूर से जाके देखेंगे तो ये दो दिखेंगे कि एक ही दिखेंगे? एक ही दिखेगा। मतलब अब आपकी आंख इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। योर आई इज नॉट एबल टू रिजॉल्व दीज टू ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब समझ में आ गया? व्हाट इज रिजॉल्विंग लिमिट एंड व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत? इधर देखो, पहली चीज, let us talk about a telescope. ध्यान से सुनिएगा। टेलीस्कोप का काम क्या होता है? छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना कि दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मान लो ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। और इसे मैं किससे देख रहा हूं? टेलीस्कोप से। तो अगर आपने टेलीस्कोप पढ़ा है तो आप सबको पता होगा टेलीस्कोप में आगे एक ऐसे करके लेंस लगा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यस और नो? पढ़ा है इतना कि नहीं? हाँ सर। यस सर। इस लेंस का ये जो डायमीटर है, जिसको आप अपर्चर कहते हैं, क्या कहते हैं? अपर्चर। तो हमने ए बोल दिया। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं बोलिए? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 एंड O2। तो ये जो लाइट यहां से O1 से आ रही होगी और जो लाइट यहाँ O2 से आ रही होगी, ये आपकी आंख पे क्या बना रहे होंगे? कुछ एंगल, छोटा डी थीटा। बोलो हाँ या ना? तो खुद से फील करके बताओ, खुद से फील करो इस बात को, जस्ट फील इट योरसेल्फ। अगर ये ऑब्जेक्ट्स में और दूर करता जाऊं, और दूर करता जाऊं, और दूर करता जाऊं, और दूर करता जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंख को नहीं पता चलेगा दो लोग हैं। यस सर। बेसिकली हो क्या रहा है? अगर ये और दूर चले जाएंगे तो तुम्हारी आंख पे, बेसिकली जो टेलीस्कोप के लेंस पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो छोटा होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। व्हाट इज दिस डी थीटा? वी डिफाइन दिस डी थीटा एज रिजॉल्विंग लिमिट।
Resolving limit. How will you define this? This is the minimum angle. Minimum angle between light rays coming from two objects at which they are just resolved. मिनिमम एंगल है तो जस्ट रिजॉल्ट मतलब हमें जस्ट दिखेगा कि दोनों अलग अलग हैं। इस एंगल से छोटा एंगल हो गया तो हमारी आंख को समझ में नहीं आएगा। टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है डी थीटा, दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और इसका डेरिवेशन की मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। ए है इस लेंस का अपर्चर बेटा, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ, एक टेलीस्कोप है जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है कि रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? ज्यादा। अगर उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। रिजॉल्विंग लिमिट कम होने का क्या मतलब है? It can see objects that are further away. रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब है डी थीटा इज स्मॉलर, यानी कि वो छोटे एंगल पे भी रिजॉल्व कर पा रहा है चीजों को। दैट मींस उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो प्लीज पेपर में जब क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा, रिजॉल्विंग लिमिट पूछिए, रिजॉल्विंग पावर पूछिए। रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग, इसलिए इसके फॉर्मूले याद भी नहीं करने। दिस इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट। तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो होगी ए अपॉन 1.22 लैम्डा। जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग लिमिट उतनी कम रिजॉल्विंग पावर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? So, I have a doubt. Yes. So, is there any factor of the distance relative between like O1 and O2? What? So, how like the distance between O1 and O2 does it come into place here? This one? Yeah. When you are dealing with distant objects, no. When you are dealing with close objects, yes. Okay. Right? How? I'll tell you. So, हाँ बोलो. like, can you just explain the resolving power का part again? Can I explain the resolving power? Okay. Tell me, resolving limit कम है. Just tell me the meaning of the statement. Resolving limit is smaller. That means this d theta, which I'm saying to be resolving limit, this is less. What do you mean by this? मतलब छोटे एंगल ना, मतलब हाँ मतलब ये एंगल छोटा है, मतलब छोटा एंगल पे भी ये रिजॉल्व है। बोलो यस और नो? यस सर। तो रिजॉल्विंग पावर अच्छा स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्गर हो गया ना। कम एंगल, जो दो ऑब्जेक्ट कम एंगल भी सबटेंड कर रहे हैं वो भी डिफरेंशिएट करके देख पा रहे हो। समझ आ रही बात? यस सर। माइक्रोस्कोप के केस में डिफरेंट है मामला भाई। क्यों भैया? समझो इस बात। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Microscope is used to watch distant objects or microscopic objects? Microscopic. When you are dealing with microscopic objects, क्या हम एंगल मेजर कर पाएंगे? नहीं सर। तो माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्विंग लिमिट को डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। If this is a object O1 and this is object O2 and the distance between them is this D is called resolving limit. Now we talk about the distances. यानी कि यहां पे मैंने रिजॉल्विंग लिमिट को डिफाइन किया है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स at which they are just resolved. This is the minimum distance at which they are just resolved. This is called resolving limit. कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव है। आपको याद होगा जब आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो माइक्रोस्कोप पे भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। यस यस। आप क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इससे जोड़ूं ऐसे करके तो एक कोन बनेगा, मानते हो? उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल theta, semi vertical angle. Remember the word semi vertical angle, half of the apex angle I am talking about.
इस लाइट की वेवलेंथ और ऑब्जेक्टिव लेंस और इसके बीच में, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो इसकी जो रिजॉल्विंग लिमिट आती है निकल के, which is nothing but your d, this is lambda upon 2 mu sin theta. Resolving power. So why have you added another object over there? Because we are calculating that distance. अब एक चीज समझो ना यार, ये d is very very small. So b, whether you calculate theta from this or whether you calculate theta from this, that will remain approximately same. Got it or not? So O is supposed to be at the midpoint of O1 and O2. It is one and the same thing. If this distance is very very small, Yeah. you calculate theta from here or from here. It is one and the same thing. Yes or no? Yes, sir. So this is your resolving power. सर यहाँ पे लैम्डा क्या है सर? Wavelength of light. ओके सर. तो बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है. पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, वहां से सवाल आने का चांसेस कम है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से सवाल आने के चांसेस ज्यादा है फ्रॉम रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट, क्योंकि इसी से ज्यादा आए हैं. जब आप PYQ करोगे, see for yourself, you will find questions have been asked more on this concept of resolving power and resolving limit. Reason, these formulas are straight away given in your NCERTs. एडवांस में नहीं, मेंस में बात कर रहा हूँ. बोलो, बात समझ में आ गई? Is that clear? याद रख पाएंगे इतना आप? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड पे जाओ ना. देखो ना. हाँ सर, हो गया. अब एक चीज बेटा और सुन लो, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं. प्लीज याद करिए, लास्ट क्लास में हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने हाइजेंस थ्योरी से एक्सप्लेन किया था. रिमेंबर दिस? डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को हमने किससे एक्सप्लेन किया? डिफ्रैक्शन को भी हाइजेंस थ्योरी से हाइजेंस. तो अब आपने जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है उसको भी किससे एक्सप्लेन करके दिखाना है? हाइजेंस प्रिंसिपल. बोलो, बात समझ में आ रही? ठीक है. थिंक फॉर योरसेल्फ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, एंड देन आई एक्सपेक्ट कि आप रिफ्लेक्शन का खुद से क्रैक करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी. देखो ध्यान से, ये होता है रिफ्रैक्शन. दिस इज एंड आई एम अज्यूमिंग रे ऑप्टिक्स सबने पढ़ रखी है. Yes. ये लाइट आ रही है, अगर मैं यहां पर नॉर्मल बना दूं, तो ये एंगल आइए, ये वाला एंगल भी आइए. नेमिंग कर दीजिए, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए. हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा. दिस एंगल वुड बी R and this angle also would be R. Any doubt in this? Simple. Can you tell me what is Snell's law? mu1 sin I is mu2 sin R. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. Now try and explain this using Huygens theory. मैं सिंपल सी बात बताता हूं. देखो, ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है? वेवफ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. क्या ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है? दिस एंगल इज 90 डिग्री. नाम दे दो उसको. क्या नाम दिया? सी. सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड लाइट बीम है, तो क्या ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है?
बोलो कोई दिक्कत? एनीबॉडी, एनी डाउट टिल हियर? No. नाउ यूज योर माइंड, खुद से कर लोगे यार। ये म्यू1 में लाइट की स्पीड मान लो कितनी है, और म्यू2 में लाइट की स्पीड कितनी है, v2। और इतना मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपने पढ़ा हुआ है कि म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू म्यू वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। सिंपल सी बात देखिए, कैसे मैं हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करूंगा। हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिससे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं। बोलो बात समझ में आती है? Yes. तो टेल मी, अगर मैं यहां पर इस वेव फ्रंट को देखूं तो एक पॉइंट सोर्स मैंने बोला ए, और एक पॉइंट मैंने वेव सोर्स बोला मैंने सी, राइट? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, बाद में वेव फ्रंट की शेप ऐसी हो गई। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है? इसका मतलब ये है कि सी से निकले हुए जो वेव फ्रंट्स होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जितने टाइम में वो वेव फ्रंट्स बी पर पहुंचे होंगे, उतने ही टाइम में ए से निकले हुए वेव फ्रंट्स डी तक पहुंचे होंगे, और तब इनका जो एनवलप बना होगा वो ये वाला वेव फ्रंट होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इस ए पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। क्या सिखाया था आपको हाइजेंस थ्योरी में? हर पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज बिहेविंग एज द पॉइंट सोर्स। उससे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं जो कि स्फेरिकल होंगे, और उनका जो एनवलप होता है, जो टेंजेंट होता है, वो नए वेव फ्रंट की शेप होती है। दैट मींस यहां से निकलने वाले वेव फ्रंट जितने टाइम में यहां आए हैं, यहां से निकलने वाले वेव फ्रंट उतने टाइम में यहां आए होंगे, व्हिच मेक सेंस आल्सो, क्योंकि यहां से निकलने वाले वेव फ्रंट या यहां से निकलने वाली जो लाइट है वो v1 स्पीड से चल रही है, यहां से निकलने वाली जो लाइट है वो v2 स्पीड से चल रही है, वो इस मीडियम में। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? किसी को? तो मुझे बताओ, फिर मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस दूरी? v2t v2t, बिल्कुल सही बोल रहे हो। t टाइम मान लिया मैंने, ये वेव फ्रंट की शेप मान लो t बराबर 0 पे, ये वेव फ्रंट की शेप मान लो t बराबर t पर। ये दूरी कितनी बताई आपने? v2t। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? v1t। क्योंकि टाइम सेम क्यों आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सही बात है ये। अब तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस का खेल रह गया है। एक काम करते हैं, ये वाला एंगल कितना है? आई, ये वाला कितना होगा? 90। ओके, ये एंगल कितना है? ये कितना हो गया? ये एंगल आर। सही बोला मैंने? बोलो बच्चों, सही बोला है कि नहीं बोला है? So why did you assume the second angle to be I? Why did I assume? The second सेट आई होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना रहे, वेव फ्रंट बना रहे। उस सेकंड एंगल पाई बाय 2 माइनस आया होगा ना। अरे रुक जा, ये एंगल कितना होना चाहिए? ये 90 है ना यार? अच्छा, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा। बोलो यस और नो? हाँ, तो ये आई होना चाहिए। परफेक्ट। और ये कितना होना चाहिए? आर। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस। अब एक काम कर बेटा, ये वाला ट्राइंगल देख, ए सी बी, और इसमें से साइन आई लिख दे। तो जब तू साइन आई लिखेगा, क्या वो दिस विच इज v1t अपॉन द हाइपोटेनस ए बी आ जाएगा? बेटा साइन ऑफ दिस एंगल इज दिस अपॉन दिस, यस और नो? Yes, टेल मी what is sin of r? v2t by v2t अपॉन। अब तो बेटा क्या बचा है इसमें? डिवाइड कर दो। साइन आई अपॉन साइन आर जब निकालने जाओगे तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा, और v1 अपॉन v2 हमें बचपन से पता है μ2 अपॉन μ1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। हेंस प्रूव्ड। दिस इज प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एनी डाउट्स? हाँ, आधे बच्चे कह रहे हैं सर एंगल तो बता दो प्लीज। एंगल नहीं समझ में आया। क्या एंगल नहीं समझ में आया? मैं समझाऊं? सर समझ गया। जिसे नहीं समझ में आया प्लीज देख लो इधर। ये नॉर्मल है कि नहीं है? ये एंगल कितना है? तो ये 90 माइनस आई,
ये 90 माइनस आई, एक 90 तो ये आई, कॉमन सेंस। ये 90, ये कितना आर, ये कितना 90 है, नहीं 90 क्यों होगा? 90 होगा ना, वेव फ्रंट्स और रेस परपेंडिकुलर होता है। बट बेटा 90 तो फिर ये पूरा होगा ना। हाँ पूरा 90 होगा। हाँ पूरा 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? आर। आई होप अब तो दिख गया होगा, कोई दिक्कत? सर डाउट ये कि जो पहली वाली है ना सर, उसका इंसिडेंट एंगल आई है, और दूसरी का भी आई है, तो सर उसका इस साइड की वाली रे के साथ भी एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड। इसका इंसिडेंट वाली जो व्हाइट है, हाँ सर इसका जो रिफ्लेक्टेड के साथ एंगल है वो ब्लू। ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ। और अगर नहीं है दिक्कत तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाओ। रिफ्लेक्शन का मेजर लॉ क्या होता है? I is equal to R. I is equal to R. Try and prove this. Try and prove this. Use the same thing and try and prove this. अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें आप प्रूव कर लेते हैं तो फिर इससे बाहर आपका कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट इट। आया? So give a minute. हाँ प्लीज टेक इट टाइम। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? अच्छा। ठीक है, हमको भी बताओ ये कैसे किया। हाँ भाई, सर- ये इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आई। हमें प्रूव करना है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और हमें ये अभी तक पता है कि ये एंगल आई होता है और ये वाला आर होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल भी आर होता है। यस और नो? यस सर। नेमिंग कर दो फटाफट। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। हाँ भाई, ये जो इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम, इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? इसके परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर टू, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पॉइंट को नाम बी दे दीजिए, और ये वेव फ्रंट की शेप बोल देते हैं t इक्वल टू 0 पर। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो इसको ना। अच्छा, मैंने दोनों को बी नाम दे दिया क्या? इसको आप सी नाम दे दो, और यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये हो गया डी, ये हो गया वेव फ्रंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं कि दिस इज द वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0 एंड दिस इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t इक्वल टू t, दैट मींस यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो वेव फ्रंट था
उसके बाद ये वेव फ्रंट बना है। कैसे बना होगा, क्या आप ये फील कर पा रहे हो, मुझे फील करा सकते हो? जो भी वेव फ्रंट्स ए और सी में बनेंगे वो सब सेम टाइम पे, मतलब सेम हाँ, डिस्टेंस। मतलब बेसिकली हो क्या रहा होगा, अगर इस वेव फ्रंट की बात करूं तो इस पे एक पॉइंट सोर्स ए मानो और एक पॉइंट सोर्स सी मानो, तो इसका मतलब ये है कि सी से निकलने वाले वेव फ्रंट्स जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, जितने टाइम में वो वेव फ्रंट्स यहां पहुंचे होंगे उतने टाइम में ए से निकलने वाले वेव फ्रंट्स यहां पहुंच जाएंगे। और अब अगर आप इसका एनवेलप बनाओगे ऐसे करके तो ये वेव फ्रंट की नई शेप है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. गॉट इट? गॉट इट और नॉट? दैट मीन्स कौन कौन सी लेंथ बराबर है? हैं? ये लेंथ जो होगी सीबी, क्या ये v इंटू टी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ये लेंथ भी v इंटू टी होनी चाहिए बच्चों? बिल्कुल होनी चाहिए। सेम टाइम में जो वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। दैट मीन्स मुझे एक चीज मिल गई है कि AD इज इक्वल टू BC। इससे मैं क्या साबित कर सकता हूँ? इससे I बराबर R प्रूव हो जाएगा। सर फिर आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे भी जाओगे सर, और आर को मैनिपुलेट करके इन ट्रायंगल्स का पार्ट में लाओगे सर। हाँ, बस कर पाओगे ना? अब इतना आगे कर लोगे, नहीं कर पाओगे? कर लिया सर। कौन से उससे कॉन्ग्रुएंस है? अरे एक एंगल ACB और 90, RHS टेस्ट। RHS एक एंगल 90-90 है, ये वाली साइड AB कॉमन है और ये दोनों साइड मैंने बराबर प्रूव कर दी, तो कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी है तो आप मुझे आगे प्रूव करने की जरूरत है कि हो गया प्रूव? Yes, sir. करूं आगे प्रूव? नहीं सर। नहीं सर। व्हाट डज कॉन्ग्रुएंसी से? ये 90 वाला minus एंगल R। इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, और ये वाला एंगल है 90 माइनस R, और ये वाला एंगल है 90 माइनस I। अगर ये बराबर है तो I बराबर R है। बात हो गई खत्म। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइडेंस प्रिंसिपल। इससे हमें समझ में आता है कि लाइट के जो भी फिनोमेना हमने पढ़े हैं वो सारे हाइडेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि दुनिया में लाइट के सारे फिनोमेना हाइडेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाते हैं? नहीं सर। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाइडेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाएगा? नहीं सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, ये पढ़ा है ना आपने? यस सर। क्यों होता है ऐसा? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट से निकल जाता है फिर से बोलो। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और उसका मोमेंटम उसमें चला जाता है और इसके लिए निकल जाता है, अगर वो फाई के इक्वल हुआ तो वर्क फंक्शन। और फंक्शन के इक्वल हो तो बाहर आ गए, बिल्कुल फेयर इनफ। बट व्हाई इज नॉट वेव नेचर एबल टू एक्सप्लेन दिस? सर क्योंकि फिर यहाँ पे So, because wave- क्योंकि नो मैटर हाउ मच इंटेंस लाइट यू गिव, मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस नहीं करता तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। सर, और फिर यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है सर, हिट करते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है सर। Perfect. That is a more logical explanation because there is no time lag between the incidence and the outcoming of electron. कितना टाइम लैग? 10 की पावर -8 सेकंड्स के ऑर्डर का होता है, राइट? बोले भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। पक्की बात है? जी सर। अब देखो इधर, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे मेंस के पेपर में आते हैं। मैं ये मतलब तुम्हें कराना भी नहीं चाहता। आई एम प्रीटी श्योर कि इतना कर लोगे। ये क्या है? एयर है, और ये एक मीडियम है। ये मीडियम है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैंपल क्वेश्चन कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप जेईई मेंस में एनकाउंटर करेंगे। यहां से लाइट आ रही है, इंसिडेंट एंगल आई। आपसे पूछा फाइंड एंगल फॉर विच reflected light is totally polarized given critical angle is 30 degree। निकालो फटाफट आंसर।
So what was the formula again? Was it mu2 by mu1 or mu1 by mu2? म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। इतना तो मुझे सबको समझ में आ गया। जैसे ही मैंने पढ़ा रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड, इसका मतलब ये जो थीटा है ये ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर होना चाहिए। tan inverse of 2। परफेक्ट। और tan थीटा बी का फॉर्मूला होता है म्यू डी अपॉन म्यू आर। यहाँ पर मुझे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, मैंने म्यू मान लिया। एयर का तो पता ही होता है, एयर का 1 है, यानी कि ये हो जाएगा म्यू अपॉन 1। और म्यू कहां से निकाल लोगे तुम? So critical angle. क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, दैट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विद 1 अपॉन म्यू। तो अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट इज 1 अपॉन म्यू। म्यू आ जाएगा 2, उठा के इसमें डाल देना। थीटा भी कितना आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स 2। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आएंगे, कर लेंगे आप? जी सर। आई एम श्योर ये गलत तो नहीं करके आओगे 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने जो जो टॉपिक्स कवर किए जनरली वो टॉपिक्स हैं जो आई शुड नॉट से बट मैक्सिमम टीचर्स भी छोड़ देते हैं और मैक्सिमम बच्चे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कौन पढ़े, क्या उन फॉर्मूले याद करे, और पेपर में यहाँ से सवाल आ जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल तुम मेंस का पेपर दो, और जब तुम इस साल मेंस का पेपर दोगे तो हो सकता है तुम्हें आज के लेक्चर में से 1 या 2 सवाल मिल जाए। एक तो मिलेगा फॉर श्योर। 4 नंबर तुम्हारे जब सॉलिड आ जाएंगे तो समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? जी सर। Right. Next we are meeting on Sunday, right? Yes sir. Yes sir. Sunday we will be dealing with जो हमारा जो भी Sunday you have different lectures। तो जिनका diffraction बचा हुआ उनका तो पहले diffraction I'll complete, जिनका diffraction complete हो चुका है उनका beats वाला portion I'll be completing, जो आपका waves का छोटा सा portion completed है, and Sunday we'll be done with this chapter। Is that clear? सर डाउट्स कर लोगे? हाँ, उसके बाद Sunday के बाद आप डाउट्स के डाउट्स ही पूछिए, जो भी आपको मुझे बता दीजिएगा, मैं गौतम सर को बता दूंगा। जितने भी डाउट लेक्चर्स यू फील लाइक 1-2 हम लगवा लेंगे, जो जितने पूछने पूछते रहना। सर ऑर्गन पाइप। हाँ आपके बैच में जिस बैच में नहीं हुआ है बेटा उसमें मैं कंप्लीट करूंगा। क्या बोला मैंने? ठीक है सर। टॉकिंग अबाउट OAPDC 1। एक में बीट छूटा हुआ था, जो आपके बैच में डिफ्रैक्शन छूटा तो पहले वो कंप्लीट। सर संडे को एक्सटेंड होगा लेक्चर या नहीं? टाइमिंग्स आर 6:30 to 8:30. 15 to 8:30. I would say that would be sufficient for Sunday, max up to 9, not more than that, right? Okay sir, fine. Any doubts in today's lecture? Are you thoroughly clear with whatever has been taught? Yes sir. That's the QR code. Let me see if it सर एक डाउट है। हाँ प्लीज आस्क। सर लाइक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सर मुझे बेसिक डाउट है। तो सर देखो सर, अगर फिक्स प्लेन अगर हुआ कभी भी तो फिर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो सकता है क्या? फिक्स प्लेन सपोज हुआ। हाँ, उसी को तो बोल रहे हैं अपन। अच्छा ओके, अगर नहीं हुआ फिक्स प्लेन तो अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा प्लेन पोलराइज का मतलब ही क्या है कि लाइट एक प्लेन में है, तो प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब है, समझ, लाइट ऐसे जा रही है आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलके एक प्लेन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके सर, समझ में आई? So yes, when we talk about the amplitude सर of the नहीं हुआ था EMF, QR कोड। अरे अभी तो आया था सर, आपने 2 सेकंड में कर दिया। अरे यार रुको फिर से करता। हाँ बोलो, somebody was saying something. so you said something about the amplitude of the EM wave, and so like the amplitude is basically the amplitude of the oscillating electromagnetic field. Yes, amplitude of the oscillating electric field and magnetic field. Perfect. Okay. For example, because there you are treating as electric field and magnetic field as wave. तो अगर electric field की wave is E is equal to E0 sin omega t minus kx, तो E0 is the amplitude. Got this point? Yeah. सर Yes. सर आप स्टार्टिंग की 2 स्लाइड का 5 मिनट में समरी दे सकते हो? स्टार्टिंग की 2 स्लाइड का 5 मिनट में समरी दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। लेट ज्वाइन हुआ था। Just share वो scan this QR code। कर लिया? यस सर। यस सर। हाँ भाई, स्टार्टिंग की 2 स्लाइड कहाँ गई? हाँ है, ये रही बेटा। पोलराइजेशन की बात अपन ने ऐसे करी थी, है ना? फटाफट बता देता हूँ कि लाइट अगर ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अगर मैं यहाँ एक फोटो और बना के दिखाऊं तुझे, समझ इस बात। If light is propagating like this,
Electric field needs to be perpendicular to this. So electric field can be like this, it can oscillate 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 anywhere provided this remains in this plane. Yes or no? Yes sir. This we have termed as unpolarized light. अब कॉमन सेंस लगा, इसी का फ्रंट व्यू देखेगा. फ्रंट व्यू मतलब अगर तू सामने से देखेगा तो सामने से तुझे क्या लगेगा, लाइट तेरी तरफ आ रही है और ऐसे करके वेक्टर्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो तेरे को ये वाली फोटो दिख जाएगी. समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझा. ऑल्सो इन सारे वेक्टर्स ऑसिलेशन को भी मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर सकता हूँ इवेंचुअली. यस सर. तो इसको और सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे दिखा दिया कि ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों दो प्लेन में ऑसिलेशंस अगर मौजूद है, दैट मींस दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट. सो फार सो गुड. यस सर. अब फिर से देख, इस चीज को अगर साइड से देखेगा तो इस चीज को साइड से देखने पे ऐसा दिखेगा. ये समझ में आता है? हाँ. मतलब ये लाइट ऐसे जा रही है, ये वाला ऑसिलेशन और ये वाला ऑसिलेशन. गॉट इट? यस सर. अब अगर इसमें से मैं ये ऑसिलेशन रखूं या ये ऑसिलेशन रखूं, एक हटा दूं, मतलब या तो ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, तो इसे हमने नाम दे दिया प्लेन पोलराइज्ड. गॉट इट? यस सर. हो गया. डन? यस सर. इसमें ये समझाना है. हाँ ये सेकंड. हाँ सर. देखो इसमें क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट कितनी इंटेंसिटी से आ रही है? आई नॉट. आई नॉट से. अब एक बात बताओ, हमने एक टर्म बोला कि हमने एक निकोल प्रिज्म की बात करी. ये एक बेटा ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर एक एक्सिस होती है, ट्रांसमिशन एक्सिस. इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल लाइट का जो भी वेक्टर होगा आउट ऑफ ऑल द ऑसिलेशंस, क्या वो पास कर जाएगा? हाँ सर. तो सिंस देयर इज अ अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे भी हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कुछ ना कुछ इसमें से पास करके जाने वाला है कि नहीं? यस सर. तो हमने अभी जो शेप बनाई है उसके हिसाब से ये पास हो गया. मतलब अगर ये पास हो गया तो ये ब्लॉक हो गया. समझ आया कि नहीं आया? बराबर. यस सर. दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इज दैट क्लियर? हाँ सर. तो अगर ओरिजिनल की इंटेंसिटी आई नॉट होती है अनपोलराइज्ड की, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाई 2. बाई आई नॉट बाई 2 कॉमन सेंस. हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा था, एक ऐसे और एक ऐसे. इस वाले को हमने ब्लॉक कर दिया, सिर्फ ये पास हुआ, तो हाफ द इंटेंसिटी वुड रिमेन. हाँ सर. बराबर. ये इसका मैथमेटिकल. समझ में आई बात? तो उसमें cos स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ है, इसलिए हाफ डाला है ना. एग्जैक्टली. क्योंकि बेटा मैंने एक वेक्टर के लिए देखा, मैंने कोई भी एक वेक्टर उठाया, मैंने कहा इसका ये थीटा कॉस कंपोनेंट पास करेगा ई कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा. और सबके लिए अगर मैं एवरेज लूंगा तो इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होगी. यस और नो? हाँ यस. दैट इज व्हाई द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू हाफ. इज दैट क्लियर? यस सर. All right. I'll see you all on Sunday. Till then, Sir, take care. Bye bye. And remember this. Remember this. What I would suggest you is कि आज ही के लेक्चर अभी आधा घंटा फ्रेशन अप हो, और उसके बाद जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ. आपके सबके पास बुक होगी, और उसमें से पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डॉपलर शिफ्ट, इसके जितने भी सवाल हैं सबको सॉल्व कर डालो. समझ आई बात? Yes, sir. Yes sir. So that whenever Yes, you sir. meet on Sunday, if there is anything you find problematic, या अगर कोई चीज भी इसमें इतनी सी भी आपको दिक्कत दे रही होगी, तो आप मुझे संडे को बता देना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूं. पहली बात तो देगी नहीं, सब कुछ आपके नोट्स में से मिलेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो बाय बाय. आई विल सी यू ऑन संडे देन. सर इसमें थोड़ा. हेलो. हाँ बोलो बोलो. सर इसमें थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक डाउट था. ये सारी डिस्कवरीज बहुत पहले हो चुकी थी, पर ये साल 2022 में जिन लोग को नोबेल प्राइज मिला उन लोग ने भी ऐसे 3 पोलराइजर्स लगाए थे, एक के पीछे एक, और बताया था कि फोटॉन्स नहीं निकल रहे. तो उसमें मतलब क्या नया था? क्या 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 क्या, क्या? मतलब इस साल जिन लोग